आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना वायरस के नए रूप से मची हलचल की खबर के साथ। अब ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री का हवाई अड्डे पर ही RT-PCR टेस्ट होगा। नए स्ट्रेन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और इसी के तहत हवाई अड्डे पर हुई टेस्टिंग के दौरान 8 मुसाफिर पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार रात लंदन से 266 यात्रियों को लेकर जो विमान दिल्ली के इस हवाई अड्डे पर उतरा, उसके 5 यात्री RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जबकि नियम के मुताबिक विदेश से आने वाले सभी लोगों को अपने साथ टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होती है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए करीब 7,000 यात्रियों का घर घर जाकर चेकअप किया जाएगा। जितने भी लोग पिछले 2 हफ्ते में यूके से जो आए हैं, ब्रिटेन से वापस आए हैं, उन सबको घर घर जाके चेक किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि ब्रिटेन से जो यात्री आ रहे हैं उन सब का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 9 से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के RT-PCR टेस्ट होंगे। संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को एक अलग आइसोलेशन सेंटर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमितों के 3 सीट आगे पीछे बैठने वालों को भी क्वारंटीन होना होगा। कोरोना का बदला हुआ रूप मिला तो लगातार 2 बार नेगेटिव RT-PCR टेस्ट का इंतजार करना होगा, तब जाकर डिस्चार्ज होंगे। कोरोना वायरस के इस नए रूप के बारे में सरकार ने 2 बातें राहत वाली बताई हैं। पहला कि वायरस का ये नया रूप बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ा था, और दूसरा, अभी तक ये कहा जा सकता है कि वायरस का ये नया रूप वैक्सीन की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। जो भी वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहां तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि जब सितंबर में ही वायरस के बदले हुए रूप के बारे में जानकारी मिल गई थी, तो कहीं सरकार ने कार्रवाई करने में देर तो नहीं कर दी। वहीं दूसरी तरफ अगले कुछ दिन अहम भी माने जा रहे हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। क्या कोरोना टेस्टिंग की मौजूदा प्रक्रिया कोविड के नए स्ट्रेन को पकड़ पाएगी? अब ऐसे सवाल भी उठने लगे हैं। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने ICMR को खत लिखा है और कहा है कि जब कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है तो टेस्टिंग को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं। वहीं जो कोविड अस्पताल है मुंबई के, उनका कहना है कि जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उनका रेगुलर RT-PCR टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन से पिछले 15 दिन में आए सभी मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट होगा, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की मौजूदा टेस्टिंग प्रक्रिया नए स्ट्रेन को पकड़ पाएगी? ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन पैन इंडिया एसोसिएशन ने ICMR को खत लिख टेस्टिंग में जरूरी बदलाव की मांग की है। बहुत सी जो कंपनियां जो इस तरह के किट्स बनाती हैं, उन कंपनियों का सैंपल फेल आया है और DCGI ने उनके प्रोडक्ट्स को भी सस्पेंड किया हुआ है उनको मार्केट में, और इस तरह की चीज़ें बाहर आई हैं। अब ऐसे में बदले स्वरूप के साथ उन किट के साथ जांच करना, परीक्षण करना कितना कारगर होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए मैंने ICMR और DCGI को पत्र लिखकर इस बारे में सूचना दी है कि हमें भी पैरेलली जैसे स्वरूप बदला है कोरोना का, उसके साथ ही साथ हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और इस बारे में हमने उनको सूचना दी है। वायरस के नए स्ट्रेन को वैज्ञानिकों ने VUI 202012/01 नाम दिया है। अभी तक इसकी नई सीक्वेंसिंग नहीं हुई है और एक्सपर्ट इसे समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश भी हो रही है कि क्या नए वेरिएंट में किसी तरह की जीनोम बदलाव भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैक्सीन के कम असरदार होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि फिलहाल कोरोना वायरस के जितने भी नए रूप मिले, उनकी जीनोम संरचना में कोई बदलाव नहीं दिखा।
केंद्र सरकार के द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मंडे भी जानते हैं कि आरटीपीसीआर के नतीजों में थोड़े बदलाव दिख सकते हैं। ऐसा है कि आरटीपीसीआर जो नापने की कोशिश करता है, वायरस के भीतर जो आरएनए होता है उसके छोटे छोटे पीसेस को आरटीपीसीआर से हम लोग नापते हैं। अगर वो छोटे पीस में अगर म्यूटेशन आ जाए तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो सकता है कि निगेटिव आ सकती है इस म्यूटेशन की वजह से। ब्रिक्स के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह ने भी मौजूदा टेस्टिंग तरीकों पर सवाल उठाए हैं। 2 क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, 2 समस्याएं बहुत बड़ी होगी। पहली जो डिटेक्शन है, जो हमने रैपिड एंटीजन बनाया है या एंटीबॉडी या आरटीपीसीआर, पर्टिकुलर एंटीजेंस डिटेक्शन में हम जो यूज करते थे या न्यूक्लियोकैप्सिड, स्पाइक्स प्रोटीन, अभी और समझना पड़ेगा इनके कुछ स्पेशल प्रोटीन डेवलप हुए हैं, कुछ स्पेशल स्पाइक्स डेवलप होंगे जिनके लिए स्पेशल तरह से सोचना पड़ेगा कैसी बाइंडिंग कैपेसिटी। जो अभी तक आरटीपीसीआर किट्स जो डेवलप हुए हैं, जो आरटीपीसीआर कर रहे हैं, इट वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर अर्ली स्ट्रेंस, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इनको फिर से समझना पड़ेगा कि इस आरटीपीसीआर को क्या ये जो एग्जिस्टिंग आरटीपीसीआर है इस नए स्ट्रेन को पकड़ पाएंगे या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुंबई में कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ध्यानेश्वर वाघमारे ने ब्रिटेन से आए लोगों पर की जा रही आरटीपीसीआर टेस्टिंग पर चिंता जताई है। स्ट्रेन स्पेसिफिक एसेज की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे मोस्टली एनआईवी पुणे में होता है और बहुत कम जगह पे इंडिया में ये हो पाता है। तो मेरे हिसाब से अभी जबकि ब्रिटेन से लोग आना शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है जो कि हो सकता है कि ज़्यादा मोर्टेलिटी करने वाला या फिर ज़्यादा ट्रांसमिशन करने वाला हो सकता है। अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन इसको स्प्रेड रोकने के लिए हमें जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका स्ट्रेन स्पेसिफिक एसे करवाना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम रेगुलर आरटीपीसीआर करें। रैपिड एंटीजन पर तो सरकार को भी कुछ खास भरोसा नहीं। आरटीपीसीआर के भी कई बार फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट सवालों में रहे हैं। ऐसे में नए स्ट्रेन को पकड़ने की क्षमता पर उठ रहे सवाल भी गौर करने लायक हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना को लेकर सख्ती तो बढ़ी है, लेकिन पब और नाइट क्लब लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत सोमवार रात को एयरपोर्ट के पास अंधेरी में क्लब पर छापा मारा गया और इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए मुंबई पुलिस ने बड़े फिल्मी अंदाज में लिखा कि अब पार्टी नहीं चलेगी टिल 6 in the morning। मुंबई में देर रात पार्टी नहीं चलेगी। अंधेरी में एयरपोर्ट के पास पब में छापा मारकर मुंबई पुलिस ने पार्टी प्रेमियों को कड़ा संदेश दिया है। ड्रैगन फ्लाई नाम के इस क्लब में सोमवार रात जब मुंबई पुलिस पहुंची तो पार्टी जोरों पर थी। खास बात है कि जब छापा मारा गया था तो जो अनुमति है चलाने की वो लगभग 11:30 बजे तक की है, लेकिन 2 बजे तक पब चल रहा था और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अंदर थे। कुल 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें 26 जो है कस्टमर थे यानी कि ग्राहक थे और उसमें 3 बड़े सेलिब्रिटी के नाम आ रहा है उभर कर। एक जो बड़ा नाम है वो है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम आ रहा है। 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। तो इसमें इन लोगों को जो महिलाएं हैं उनको 41B का नोटिस देके उनको छोड़ा गया था। जो कस्टमर्स थे उनको अरेस्ट करके बेल आउट किया गया है। मैनेजमेंट के लोगों पे कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। बेसिकली ये इन व्यू ऑफ कोविड मुंबई पुलिस ने एक रात को जो एक्टिविटी चलती है उस पर कार्रवाई की। पार्टी में सुरेश रैना के अलावा गुरु रंधावा और बॉलीवुड से जुड़ी एक बड़ी हस्ती भी थी। दूसरे दिन खबर फैली तो सुरेश रैना की टीम ने बयान जारी कर सफाई दी। सुरेश एक शूट के लिए मुंबई में थे जो रात में देर तक चला। उसके बाद अपने एक मित्र के अनुरोध पर वो एक होटल में गए। सुरेश को स्थानीय समय और प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी, लेकिन बताने के बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया और दुर्भाग्यपूर्ण और अनजाने में हुए घटना पर खेद प्रकट किया है। सुरेश रैना हमेशा निर्धारित नियम और कानून का पालन करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसके पहले भी बीएमसी कई पब और नाइट क्लबों में छापा मारकर कार्रवाई कर चुकी है। नए साल के जश्न में भीड़ भाड़ से कोरोना संक्रमण के बढ़ने के खतरे को देखते हुए 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात के कर्फ्यू की घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन पार्टी प्रेमी हैं कि मान नहीं रहे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी हर स्तर पर चल रही है। वैक्सीन कैसे आएगी, कहां पर रखी जाएगी, इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट स्टोरेज और वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रमुख केंद्र होगा। यहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, सुकीर्ति द्विवेदी की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली हवाई अड्डा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत देश भर में कोविड टीकों के वितरण के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ एक साथ 27 लाख शीशियां रखी जा सकती हैं और एक दिन में 80 लाख तक शीशियां यहाँ लाकर दूसरी जगहों पर भेजी जा सकती हैं। हम इस समय कार्गो टर्मिनल के उस हिस्से के अंदर मौजूद हैं जहां पर -4 से -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जाएगा। आप देख सकते हैं अलग अलग हिस्से बने हुए। एक रोलर बेल्ट वाला हिस्सा था जहां पे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। उसके अलावा एक चेंबर बनाया हुआ है, कोल्ड चेंबर है जहां पर -4 से -20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। कई कंटेनर्स इस वेयरहाउस के अंदर रखे जा सकते हैं। यहाँ खास तौर से बने तापमान नियंत्रित डिब्बे हैं जिन्हें कूल डॉलीज कहा जाता है। टीके इनमें रखकर गोदाम से विमान तक ले जाए जाएंगे ताकि लगातार ठंडे तापमान में रहें और कोल्ड चेन टूटने न पाए। अब एरोप्लेन तक पहुंचाने के लिए ये सुविधा होगी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कई कंटेनर्स रखे हुए हैं। इन्हें हम टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर्स कहते हैं, कोल्ड कंटेनर्स कहा जाता है। इनमें -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन किया जा सकता है। उन सभी कंटेनर्स को इन ट्रॉलीज के ऊपर प्लेस किया जाएगा और ये ट्रॉलीज फिर जो है उसको इस कार्गो एरिया से आगे की तरफ एरोप्लेन की तरफ ले जाएंगी। ये दोनों कार्गो टर्मिनल के अंदर में हमारा कूल चैम्बर का फैसिलिटी है जिसमें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम कार्गो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस 25 डिग्री सी से लेकर के -20 डिग्री सी तक का अवेलेबल है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। फिलहाल भारतीय ड्रग नियामक के सामने फाइजर ने अपना पक्ष नहीं रखा है, जबकि दूसरी कंपनियों से और डेटा मांगा गया है। 3 एप्लीकेशन हैं DCGI के पास पेंडिंग कह सकते हैं हम। फाइजर की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइजर अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज ने डेटा प्रेजेंट किया था। दिल्ली एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट संजीवनी पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 27 लाख वायल्स जो हैं किसी भी गिवन समय पर, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो स्टोर किए जा सकते हैं और 80 लाख वायल्स तक एक दिन में 3 अगर साइकिल्स चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो उसमें उनकी सप्लाई करी जा सकती है इस एयरपोर्ट से। तो तैयारियां सब हो चुकी हैं, पर अब भी भारतीय ड्रग रेगुलेटर ने किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, तो भारत को इंतजार है कि किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिले यूजेज के लिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के लिए सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एएमयू के 100 साल पर पीएम मोदी ने किस तरह से की जमकर तारीफ, पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के जश्न में यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र अगर देश को बनाने के मुद्दे पर एक साथ आ जाएं तो ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जो हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एएमयू को के जो सपने हैं उसको पूरा करने में सरकार हर मदद करेगी। एएमयू के 100 साल का जश्न है। 56 साल बाद देश के किसी पीएम ने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी जिस पार्टी और संगठन से आते हैं उस एएमयू के तमाम लोगों के वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे में सबकी निगाहें उनके भाषण पे थीं। पीएम ने उन्हें वैचारिक मतभेद के बावजूद देश की खातिर साथ आने की दावत दी। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे एएमयू की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा
कि एएमयू कैंपस में एक मिनी इंडिया बसता है। एएमयू ने 100 साल में लाखों जीवन तराशे हैं। 100 साल पहले यहाँ संस्कृत विभाग कायम हुआ, यहाँ गीता और रामायण के अनुवाद की मैन्युस्क्रिप्ट सहेजी है। एएमयू वाले दुनिया भर में देश के नुमाइंदे हैं। खुशी की बात है कि एएमयू में 35% छात्राएं हैं। कोरोना की मुफ्त जांच और इलाज में एएमयू ने मिसाल कायम की है। पीएम ने कहा कि 100 साल पूरे होने पे एएमयू के 100 हॉस्टल के छात्र एक नया प्रोजेक्ट लें और 100 गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पे रिसर्च पेपर लिखें। बढ़ाने के लिए 75 हॉस्टल्स, एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का रुख एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ रहा है, सीए आंदोलन में शामिल होने से एएमयू के छात्र राइट विंग संगठनों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पीएम की स्पीच को लेके उन्हें कुछ अंदेशे भी थे, लेकिन पीएम ने कहा कि वे उनके ख्वाब पूरे होने में मदद करेंगे। और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। एएमयू के शिक्षकों छात्रों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनके रुके काम पूरे होंगे और यूनिवर्सिटी के स्टेटस को खतरा नहीं होगा। मैं इस खिताब को इंतहाई अहम मानता हूं क्योंकि कम से कम 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। इस खिताब में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी तारीफों के बाद तमाम लोगों में एएमयू को लेकर के उनका परसेप्शन बदले और ये एएमयू की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को एक प्रगतिशील और आधुनिक सोच से लैस कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लायक बनाए। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।